आप सबको मीन कैलकुलेट करना तो आ ही गया होगा। मान लीजिए किसी दो क्लास का मीन एक जैसा है, क्या दोनों की परफॉर्मेंस भी एक जैसी होगी? तो जवाब मिलेगा नहीं। ठीक उसी तरह जैसे रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों की एवरेज भले ही एक जैसी होती है, लेकिन उन दोनों का खेलने का जो अंदाज होता है ना, वो अलग अलग है। दोनों की परफॉर्मेंस अलग अलग है, दोनों का रन बनाने का जो अचीवमेंट है वो अलग अलग है। विराट कोहली धीरे धीरे करके रन बनाते हैं, जो है ग्राउंड लेवल पर स्कोर करके। रोहित शर्मा लॉन्ग हिटिंग पर जो जोर देते हैं, मतलब दोनों की कंसिस्टेंसी अलग है। ठीक उसी तरह से जब डेटा का मीन निकालते हैं, भले ही उसका मीन एक जैसा हो, लेकिन उसके जो डेटा होता है उसके बीच में तमाम वेरिएशन होता है। और इसके बारे में बताएगा कौन, कैसे पता चलेगा? ये पता चलता है प्रमाप विचलन से, स्टैंडर्ड डेविएशन से। और आज की इस क्लास में हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना सीखेंगे इस तरह का से कि आप कभी नहीं भूलेंगे। नॉर्मली बच्चे ये कहते हैं कि सर स्टैंडर्ड डेविएशन बड़ा मुश्किल होता है कैलकुलेट करना, इसमें स्क्वायर रूट वगैरह, लेकिन मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा यहाँ पर जिससे आपके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन बिल्कुल जो है अर्थमेटिक मीन की तरह इजी होने वाला है। तो बने रहिएगा मेरे साथ। सबसे पहले हमें ये पता करना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन आखिर होता क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन या फिर प्रमाप विचलन, हिंदी में बोलते हैं इसको। नॉर्मली इसका मतलब होता है कि किसी भी श्रेणी के समांतर माध्य से निकाले गए उनके विभिन्न पद, मतलब पहले तो हम इसका मीन निकालते हैं, उस मीन और विभिन्न पदों के वर्गमूल के बीच के डिफरेंस को हम प्रमाप विचलन कहते हैं। तो यहां पर हम क्या निकालते हैं? हम यहां पर एवरेज निकालते हैं। एवरेज से पद और एवरेज के बीच का डिवीजन निकालते हैं, उन डिवीजन का स्क्वायर करते हैं, उनका टोटल करके दोबारा उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। वो होता है मीन डिवीजन, जो बताता है कि एक श्रेणी में कितना वेरिएशन आया है। अगर आपको लगता है कि थ्योरी में थोड़ा अजीब सा हो रहा है तो बस 5 मिनट का टाइम दीजिए मुझे, 5 मिनट रुकिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते ही आपको ऐसा तरीका बताऊंगा, न्यूमेरिकल आपको इजी लगेगा। यहाँ पर पढ़ने में मीनिंग बड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। हालांकि हर किसी के लिए नहीं, लेकिन आपके लिए, क्योंकि मैं आपको इजी तरीका बताऊंगा। इसके बारे में सबसे पहले 1893 में कॉल पियर्सन ने बताया था कि अपकरण की सबसे ज्यादा विश्वसनीय और सबसे ज्यादा लोकप्रिय माप ये है, और ये सबसे ज्यादा जो है विश्वसनीय आंकड़े प्रदान करता है। तो जेम्स ड्रेवर ने इसको एक्सप्लेन किया है कि पदमाला के पदों के माध्य के पदों के विचलनों के वर्गों के योग का वर्गमूल ही क्या कहते हैं? प्रमाप विचलन। मतलब पदमाला के पदों के माध्य और माध्य के और पदों के बीच का जो विचलन निकालेंगे, उन विचलनों का क्या निकालेंगे? वर्ग, स्क्वायर निकालेंगे। फिर उस स्क्वायर के टोटल का वर्गमूल निकालेंगे और वही प्रमाप विचलन होगा। और इसे माध्य मूल्य का विचलन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो डेविएशन निकालते हैं वो होता है x माइनस मीन, उसके बाद इसका dx स्क्वायर निकाला जाता है, लास्ट में समेशन dx स्क्वायर का स्क्वायर रूट अंडर रूट निकाला जाता है। तो ये प्रोसेस होता है, दिखने में लंबा लगता है लेकिन समझने के बाद इजी हो जाता है। वो इजी तरीका मैं बताने वाला हूं। यहां पर हम बात करेंगे इसके फॉर्मूले की। सबसे पहले तो ये समझ लो, जो प्रमाप विचलन है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा साइन से। अगर आपने कहीं सिग्मा देख लिया, मतलब हमसे पूछा जाता है कि इस प्रमाप विचलन निकालो। प्रमाप विचलन की कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मली 2 विधियां यूज होती हैं। एक है प्रत्यक्ष विधि, ठीक है, ये है प्रत्यक्ष विधि। और इस प्रत्यक्ष विधि में हम क्या निकालते हैं? इस विधि में हम वास्तविक माध्य की गणना करते हैं। लेकिन ये दूसरा है अप्रत्यक्ष विधि, ठीक है। अप्रत्यक्ष विधि में हम जो है कल्पित माध्य के द्वारा भी निकाल सकते हैं। मैं आपको दोनों ही मेथड को कैलकुलेट करके बताऊंगा, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि इसका लक्षण क्या होता है, कैसे पहचाने। सबसे पहला, यदि प्रमाप विचलन का मूल्य अधिक है तो अपकरण का विचलन भी अधिक होगा। मतलब प्रमाप विचलन जितना ज्यादा होगा, ये मान के चलिए कि वेरिएशन बहुत ज्यादा है। और उसके विपरीत यदि प्रमाप विचलन का मूल्य कम है, इसका मतलब समंकों में अधिक साजाती है, मतलब समंक हमारे आपस में जुड़ी हुई है, होमोजेनिटी ज्यादा है, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दूसरा, यदि दो वितरणों का माध्य एक समान है तो उस दशा में श्रेणी का प्रमाप विचलन छोटा है, उसका माध्य अधिक प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो यहां पर अगर इसी चीज को आगे बढ़े, नॉर्मली हमने मीन डिवीजन पढ़ा, अब हम स्टैंडर्ड डिवीजन पढ़ रहे हैं, तो भैया दोनों में अंतर तो पता होना चाहिए कि क्या अंतर है। मीन डिवीजन में सबसे खास बात ये देखा था कि यहाँ पर जो पदों का विचलन था उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव मार्क नहीं लेते थे, दोनों को न्यूट्रल रखते थे।
क्या निकालते थे, निकालने का तरीका था वही है, एक्स माइनस मीन, ठीक है। और यहां से हमारा जो डी एक्स आता था वो न्यूट्रल आता था प्लस में, बट यहां पर भी सेम ही करेंगे, एक्स माइनस मीन, बट यहां पर जो डी एक्स या तो प्लस में आएगा या तो माइनस में आएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसके बीच में जो डिफरेंस है, सबसे पहला, माध्य विचलन की गणना में बीजगणितीय चिन्हों का कोई प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि प्रमाप विचलन में किया जाता है। नेक्स्ट है, माध्य विचलन की गणना माध्यिका भूयष्टि किसी से भी की जा सकती है, लेकिन प्रमाप विचलन की गणना केवल और केवल माध्य के द्वारा ही की जा सकती है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, और इस डिफरेंस को याद करके रखिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन में काम आ सकता है। मैं वही पढ़ाता हूं जो आपके एग्जाम में काम आए, मैं वही बताता हूं जिससे आपका एग्जाम इजी हो, इसलिए बने रहना जरूरी है आपका। अब हम बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तक पहुंचने की। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अक्सर हमसे कहा जाता है कि प्रमाप विचलन की गणना करो, साथ ही साथ हमसे यह भी पूछा जाता है प्रमाप विचलन के गुणांक की गणना करो। तो प्रमाप विचलन मतलब सिग्मा, तो गुणांक निकालने के लिए सिग्मा को, जो भी आपने माध्य विचलन निकाला है, माध्य निकाला है, ठीक है ना, समांतर माध्य निकाला है, उस समांतर माध्य से भाग कर देंगे। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन में गुणांक निकालने कहा जा रहा है तो आपको मीन भी निकालना पड़ेगा। आप मानक विचलन, प्रमाप विचलन तो निकालेंगे, मीन भी निकालना पड़ेगा। नॉर्मली प्रत्यक्ष विधि में मीन निकालना पड़ता है, तो यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो लघु रीति है, जो अप्रत्यक्ष विधि है, उसमें हम एज्यूम मीन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने देख रहे हो, ये जो फॉर्मूला है प्रत्यक्ष विधि है। यहाँ पर जो डी दिख रहा है, इसका कैलकुलेशन का तरीका होता है एक्स माइनस मीन, मतलब यहाँ पर हम मीन निकालेंगे, और मीन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है समेशन एक्स अपॉन एन, ठीक है। लेकिन जब हम लघु रीति का प्रयोग करते हैं तो यहां पर फॉर्मूला लग जाता है। अब बात यहां पर ये बन जाती है ना, फॉर्मूला याद ही क्यों करना होता है, डायरेक्ट क्यों नहीं बेटा, डायरेक्ट करने के लिए ही तो फॉर्मूला चाहिए। हर एक चीज को निकालने का एक तरीका होता है, और उस तरीके फॉर्मूला बताता है। यहां पर इसका फॉर्मूला होता है, ये है आपका अंडर रूट का साइन, यहां पर इसका फॉर्मूला हो जाता है समेशन एफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन समेशन एफ मल्टीप्लाई बाई समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ का होल स्क्वायर। तो ये जो है अप्रत्यक्ष विधि है, लघु रीति। कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पर कैलकुलेशन छोटा है, लेकिन यहाँ पर पहले मीन निकालना पड़ता है। यहाँ पर डी निकालने के लिए मीन की जरूरत पड़ती नहीं है, तो डी इक्वल टू होता है एक्स माइनस ए। समझ में आ गया, आना चाहिए। अगर आपको विराट कोहली और रोहित शर्मा में से कौन सा खेल पसंद है, कंसिस्टेंसी समझना है, तो आपको यहाँ समझना डेविएशन, इसी बोलते हैं स्टैटिक्स। स्टैटिक्स रियल लाइफ होता है, हमारे लाइफ से जुड़ा होता है, लेकिन ये है कि हम उसको ज्यादा वैल्यू कम देते हैं। तो फॉर्मूला याद करके रखिएगा, उस फॉर्मूले का यूटिलाइज कैसे करेंगे उसको समझना है। अब यहीं पर हम एक्चुअल चीजों को समझेंगे, एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को समझेंगे। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया है, प्रत्यक्ष और लघु दोनों विधियों से प्रमाप विचलन की गणना कीजिए। हमें यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि का भी प्रयोग करना है, और अगर इसमें ये है हमारी कौन सी श्रेणी, ये है आपका, इसको बोलते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी में प्रमाप विचलन की गणना, सबसे पहली शर्त आपको स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। अगर वो नहीं आया तो यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम होगी। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट तरीका कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाए। आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन और ज्यादा पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको हमने टेबल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हमें एक्चुअल मीन निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डिवीजन इक्वल टू होता है यहाँ पे हमेशा अंडर रूट समेशन डी एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन एन, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गया, इसको टोटल करेंगे, क्योंकि मीन का फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। तो यहाँ पर समेशन एक्स निकाल दो, सबको जोड़ देंगे, 4 4 8 2 10 10 14 14 6 20 कैरी 2, ठीक है। 6 4 10 5 15 6 21 21 27 27 33 33 30 30 8 38 38 और 38 और 9 47 47 और 9 47 और 9 बात करेंगे, ये हो जाएगा 56। कितना हो गया, 56 560, सॉरी 660, 660, ठीक है। अब इसको उठा के यहाँ पर हो जाएगा 660 अपॉन
कितने आइटम है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया 10 आइटम, 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पर मीन आ गया 66। कितना आ गया बेटा? 66। ठीक है, अगर यहाँ पर मीन 66 आया, अब हम पर निकालेंगे dx। dx इक्वल टू जाएगा x माइनस मीन, मतलब 40 में से हम 66 को माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर प्लस माइनस का प्रॉपर ध्यान रखना है। तो 40 में से 66 गया, कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा हमारे पास 16, वो भी माइनस का कितना? माइनस का 26। कितना बचेगा? माइनस का 26। यहाँ आएगा माइनस का 22, और यहीं पर माइनस करते हुए चलो। ठीक है, कितने तो यहाँ पर हो जाएगा 54। 54 के बाद यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 12, और ये हो जाएगा माइनस का 6, यहाँ हो जाएगा माइनस का 4, यहाँ हो जाएगा माइनस का 2, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4। 70 में से 66 माइनस करेंगे 4। अब माइनस करते चलो 14, यहाँ हो जाएगा 24, और यहाँ हो जाएगा तुम्हारे पास कितना? 66, 30। ठीक है, हो गया। जैसे ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, हम आगे बढ़ेंगे। अब हम निकालेंगे डी का स्क्वायर, डेविएशन का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का मतलब होता है हमें यहाँ पर 26 मल्टीप्लाई बाय माइनस 26 कर देंगे। स्क्वायर का मतलब होता है जो आइटम यहाँ दे रखा है डेविएशन, उसको उसी से मल्टीप्लाई कर देना है। 26 को 26 से मल्टीप्लाई कर देना है, तब वो स्क्वायर निकलता है। समझ में आ गया? तो 26 और 26 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 676। बेसिकली याद होना चाहिए, 30 तक का स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो आसान रहता है। नहीं पता है तो क्या करो, इस तरह से लिखो, मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा। 22 का हम निकालेंगे, ये हो जाएगा 484। 12 का होता है 144, 6 का होता है 36, 4 चौको 16, 2 दूनी 4, 4 चौको 16। 14 का होता है जाके 196। ठीक है, 24 का होता है 576, और 30 का हो जाता है 900। यहाँ पर स्क्वायर आपस में मुझे याद है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 26 26 का। ये आपको नहीं याद है तो मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या करना है, इन सबका ऐड कर देना है। तो यहाँ जाएगा समेशन डी स्क्वायर एक्स, इसको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? देखो 6 4 10, 4 14, 14 और 6 20, 20 26, 26 30, 30 36, 36 से 6 42, 42 और 6 48 का 8 हासिल 4। ये हो जाएगा 7 4 11, 11 और 8 19, 19 और 4 23, 23 और 3 26 और 1 27, 27 और 1 28, 28 और 9 37, 37 और 37 और 7 कितना हो गया? 44 का 4 हासिल 4। अब हो जाएगा 6 4 10, 4 14 और 1 15, 16, 16 और 5 21, 21 और 9 30। ये हो गया 3048। 3048 को इस वैल्यू में रखो, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डिवीजन हो जाएगा 3048, और n हो गया 10, और इसका निकालेंगे अंडर रूट। पहले 10 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 10 से डिवाइड करेंगे 304.8। ये अब हमें निकालना है 304.8 का स्क्वायर रूट। समझो, स्क्वायर रूट का तरीका होता है इसमें, ये हो गया 304.8। ये सबसे शॉर्टकट मेथड है। पॉइंट के बाद वाले को यहाँ पर पेयर बना दो, एक जीरो लगा के, उससे पहले वाले को पेयर बना दो ऐसे। अब 3 को डिवाइड करें, एक ऐसे नंबर का यूज करेंगे जिससे 3 आ जाए, लेकिन जिस नंबर से डिवाइड करेंगे उतनी बार, 1 से करेंगे 1 बार, 2 से करेंगे 2 बार, 3 से करेंगे 3 बार। तो यहाँ पर ये 2 दूनी 4 हो जाता है। 1 बार करेंगे 1 एकम 1, यहाँ पर 1 और 1 कितना हो गया? 2, दोनों को जोड़ देंगे, 3 में से 1 गया, कितना बचेगा? 2, इधर से उतार लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? अब आगे बढ़ेंगे, 204 हो गया। अब 2 के आगे एक ऐसा डिजिट बढ़ाना है जिससे डिवाइड करेंगे 204 को, पूरा पूरा भले ना कट जाए लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहां पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 7। देखो 2 के बाद 7 बढ़ाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 7 49, 7 14, 14 4 18, 149 हो गया। अगर हम 8 बढ़ाते तो ज्यादा हो जाता। देखिए कैसे, 8 8 64, 8 2 16, 16 और 6 22। ठीक है, ज्यादा हमें कम चाहिए तो हमने 7 पर डिवाइड कर दिया, ये हो गया 7। यहाँ पर भी लिखेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 8 9। सिर्फ से 14 में से 9 गया 5, इधर बचा 9 में से 8 गया 1, पॉइंट लगाया हुआ था, पॉइंट उठा के यहाँ लगा दो, इस 8 0 को यहाँ उतार लो। अब इस जो 7 पर दिया 7 यहाँ लिख देंगे, 7 और 7 14, इधर हो गया 3 34। अब 34 के आगे सेम टू सेम, अब ये चलता रहेगा ऐसे ही। 34 के आगे एक ऐसा डिजिट बढ़ाओ ताकि ये डिवाइड हो जाए। तो 3 5 15, 3 चुकू 12 ज्यादा होता है, 3 2 बार करके 3 4। ठीक है, यहाँ पर कितने? 3 3 9, 4 3 12, 5 3 15, 5 4 बार करके देख सकते हैं।
तो ये हो जाएगा 4×16, 4×16, 1 17, 4×12, 1 13, 1376 एवर 1500 कम हो गया। चलो एक बार करके देखते हैं। 3 जो जरूरी नहीं हटा देते हैं। अब 4 बार 5 बार करके देखते हैं। 5 बार, 5 में 25, 5×20, 2 22, 5×3 15, 16 17 ज्यादा हो गया। मतलब इसको 4 बार देना है। यहाँ पे 4 बार, मतलब यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ पर भी लिखेंगे 4, यहाँ हो जाएगा 1376। बचा कितना? 4, यहाँ पर बचेगा 0, यहाँ बचेगा 204। ठीक है, तो 7.4। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक निकालो, 1 डिजिट निकालो काफी है, तो हम 1 डिजिट निकाल के फिलहाल छोड़ देते हैं। ये हो गया 17.4। चाहो तो 1 डिजिट और निकालो, 2 डिजिट निकालना सही रहता है, बट यहाँ पर हमने 1 डिजिट तक निकाल कर छोड़ दिया। ये होता तरीका, इजी तरीका। ठीक है, आपको स्क्वायर रूट पे बेसिकली ध्यान देना है, थोड़ा फोकस करना ताकि आ जाए। ये हो गया पहला मेथड। अब हम बात करेंगे दूसरे मेथड की। दूसरा मेथड यानी कि लघुरीति। और लघुरीति का फॉर्मूला जरूरी है कि फॉर्मूला याद करके रखे। यहाँ पर लघुरीति का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट समेशन डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर जो डी निकलेगा ना, वो एक्चुअल मीन से नहीं निकलेगा। डी निकालने के लिए इस एक्स में से एक को एज्यूम करेंगे जो बीच का आइटम है। तो कौन सा हो सकता है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 62 भी हो सकता है, 64 भी हो सकता है। तो दोनों में से किसी को एक को मान लो, दोनों में से किसी एक को मेजर कर लोगे तो सही होगा। हम यहाँ पर 64 को ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं ए। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास dx इक्वल टू एक्स माइनस ए, और ए हमारे पास 64 है। ठीक है ना। अब हम क्या करो, 40 में से 64 को माइनस कर दोगे, यहाँ जाएगा माइनस का 24, यहाँ हो जाएगा माइनस का 20, यहाँ हो जाएगा माइनस का 10, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास कितना? माइनस का 2, यहाँ हो जाएगा 0। सॉरी, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। यहाँ हो गया आपके पास कितना? माइनस का 4। अरे भाई क्या कर रहे हो? 10, ये हो गया माइनस का 4, माइनस का 2, ये हो गया 0। ठीक है, माइनस का आ गया। अब जैसे ही हो जाता है, अब आगे करो। 70 में से 64 माइनस कर देंगे, माइनस का 6, ये हो जाएगा माइनस का 16, ये हो जाएगा माइनस का 26, और ये हो जाएगा आपका कितना? माइनस का, सॉरी प्लस का। अरे यार, मैं समझाते ना थोड़ा हो जाता है यार, हो जाता है। मान थोड़ी सी गलती होगी, मैंने प्लस लगाना था, माइनस लगा दिया, सॉरी फॉर इट। ठीक है, ये हो गया आपका 26, और ये हो गया 30। dx आ गया। जैसे ही dx आ जाता है, हमें इस dx का भी टोटल करना है, हमें इसका स्क्वायर भी निकालना है। पहले स्क्वायर निकालते हैं। ये हो जाएगा dx स्क्वायर की फार्मूले में देखो, यहाँ पर समेशन dx भी चाहिए, समेशन dx स्क्वायर भी चाहिए। स्क्वायर कर दो तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। 20 का कितना हो गया? 400। अब स्क्वायर में माइनस माइनस प्लस हो जाता है। आप कहोगे सर माइनस यहाँ है तो वहां क्यों लगाए? स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 100, यहाँ हो जाएगा 4×16, 4, ये 0, 6 चंग 36, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 16। 16 का हो जाता है तुम्हारे पास 256, और 26 का हो जाएगा 676, और 30 का हो जाता है यहाँ पर कितना हो गया हमारे पास? 30। अगर हम 30 96 से 64 गया, ये 32 बचता है। यहाँ पर मैंने 30 लिख दिया। थोड़ा कैलकुलेशन देख लीजिए, कहीं पर कैलकुलेशन ऊपर नीचे है तो जरूर बताइएगा। अब यहाँ हो जाएगा 1024 dx स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, अब हम दोनों का टोटल कर देंगे, dx का भी, डी स्क्वायर एक्स का भी। अगर इसको टोटल करते हैं तो ये माइनस का है 4 4 8 और 2 10, ये हो गया 3 4 5, और ये हो गया 6, ये हो गया माइनस का 60। इधर हो जाएगा 6 तिया 18 19 20, 5 6 7, और ये हो गया 8। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास कितना? 20, वो भी प्लस का। क्या हो जाएगा? ये पे समेशन डी एक्स कितना आ गया? 20। अब इसको ऐड कर देंगे, 6 6 12 12 और 4 16 16 और 6 22 22 और 6, ये हो गया 22 और 6 28 28 28 और 10 38 का 8, कैरी 3 3 10 10 अरे 11 11 3 14 14 5 19 19 26 27 28, इधर हो गया 7 8 9 10 10 11 12 12 और 6 18 18 19 20, और इधर हो जाएगा तुम्हारे पास कितना? 1 और 1 और 3 3088।
जैसे ही वो क्लियर हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उस सारी वैल्यू को उठा के यहाँ लिख दो। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट डी एक्स स्क्वायर कितना हो गया बेटा 3088 अपॉन एन कितना हो गया हमारे पास समय 10 हो गया, माइनस यहाँ हो जाएगा हमारे पास कितना 20 अपॉन 10 इसका होल स्क्वायर। वैल्यू रख दिया 10 मतलब नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। यहाँ हो जाएगा हमारे पास डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 308.8 माइनस यहाँ हो जाएगा 0 0 कट गया 2 और 2 का स्क्वायर निकालेंगे 4, तो यहाँ हो जाएगा 304.8। ये सेम वही हो गया जो इससे पहले मैंने डायरेक्ट मेथड में बताया था। सेम टू सेम डिक्टो वही हो गया। अब डिक्टो वही हो गया, इससे पहले आपने कैलकुलेट करना किया था, सेम टू सेम वही आंसर है। तो स्क्वायर रूट निकाल दो और सेम आंसर लिख दो। आंसर कितना बताया था 17.4, ये हो गया। अब स्क्वायर रूट निकलना सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां तक वो नॉर्मली प्लस माइनस हम कर लेते, लास्ट वाले स्टेप में आके थोड़ी प्रॉब्लम आती है। चलो ठीक है, ये हो गया हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज। लेकिन एग्जामिनेशन में क्या इंडिविजुअल सीरीज ही पूछा जाता है? हमेशा नहीं। एग्जामिनेशन में आपके जो है डिस्क्रीट सीरीज यानी खंडित श्रेणी में आ सकता है, जहां पर फ्रीक्वेंसी होता है, और मुश्किलात बच्चों को वही फ्रीक्वेंसी में ही आता है। ये तो डायरेक्ट हो ही गया, छोटा छोटा कैलकुलेशन है, लेकिन मुश्किलात सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी में आता है। लेकिन उस मुश्किलों को भी दूर करने की जिम्मेदारी मेरी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर हमसे कहा गया है कि परमा विचलन ज्ञात करो। और यहां पर देखिए हमारे पास एक्स भी है और हमारे पास एफ भी है, और यहां पर हम निकालेंगे परमा विचलन का लघु रीति। बेसिकली लघु रीति ही एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और यहाँ पर एफ हो गया तो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट समेसन एफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन समेसन एफ माइनस ब्रैकेट समेसन एफ डी एक्स अपॉन समेसन एफ का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला यहां बैठा के रखना है, फॉर्मूला भूलना नहीं। जैसे विराट कोहली क्रिकेट में मैच देखने जाता है और उसके दिमाग में रहता है कौन सी बॉल पे आए तो मैं कैसे कवर शॉट बोलूं खेलूं, या ऊपर से खेलना है या फिर कवर ड्राइव खेलना है, उसको पता रहता है किस बॉल में कैसा शॉट खेलना है। गलत बॉल पे अगर जैसे ही गलत शॉट खेल दिया मतलब आउट। यहां पर भी सेम है, आपको सही क्वेश्चन पे सही फॉर्मूला अप्लाई करना, उसके लिए सही कैलकुलेशन करना है, तब जाके ये सॉल्व होगा। तो यहां पर हमारे पास x हो गया, यहां पर हमारे पास f हो गया। अब इन दोनों का यूज करो। हमें क्या निकालना है? लघु विधि। लघु विधि में एक्चुअल में निकालने की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट निकालेंगे क्या चीज dx, और यहां पर dx इक्वल टू हो जाएगा x माइनस ए मतलब इनके ठीक बीच में से एक आइटम, ये हो गया हमारे पास ठीक बीच में 4। ठीक बीच में कितना आ गया 4 आ गया। अब इसका प्रयोग करेंगे यहां पर हम, कैलकुलेट करो। 4 अगर होता है तो 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा माइनस के, इसी तरह माइनस 2 माइनस 4 यानी कि -2, ये हो जाएगा माइनस का 1, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 1 2 और यहाँ हो जाएगा 3। हो गया। अब इसके आगे बढ़ेंगे, जैसे इसके आगे बढ़ेंगे तो हमें निकाल इन दोनों का मल्टीप्लाई कर एफ डी एक्स, ये हो जाएगा एफ डी एक्स निकाल लो। तो ये हो जाएगा 6 18 माइनस का 18, 12 दूनी 24 माइनस का 24, 18 एकम 18, ये हो जाएगा 26 का 0, 16 एकम 16, 10 दूनी 20 और 8 दिया 24। इसको यहीं रहने देते हैं। हमें ये चीज आ गया एफ डी एक्स आ गया, लेकिन हमें चाहिए एफ डी स्क्वायर एक्स। एफ डी स्क्वायर एक्स, तो उसके लिए सबसे पहले डी का स्क्वायर निकालो, डी एक्स का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, इसका आ जाएगा 4, इसका आ जाएगा 1 0 1 4 9। अब हमें f और इसको मल्टीप्लाई कर देना है, यहां पर जाएगा एफ डी स्क्वायर एक्स, मल्टीप्लाई कर दो, ये 16 और 9 कितना हो जाएगा 54, ये जाएगा 12 4 1 से बढ़ 48, यहाँ कितना हो गया 18 एकम 18, यहाँ हो जाएगा 0 का 0, यहाँ हो जाएगा 16 एकम 16, यहाँ हो जाएगा 10 4 40, यहाँ हो जाएगा 9 8 72। ठीक है, क्लियर। जैसे ये कंप्लीट हो जाता है, अब हम आगे बढ़ेंगे। 8 और 8 9 72,
चलिए यहाँ पर अब क्या करना है, जब सारे आइटम निकल गए, सारे कैलकुलेशन हो चुकी है, अब करना है टोटल। सबसे पहले हमें समेशन एफ चाहिए। समेशन एफ यहाँ दे रखा है और इसका ऐड करेंगे, कितना हो गया, ये हो गया 6 2 8 8 16 16 6 22 22 28 28 और 8 कितना होता है, 28 और 8 36, 28 और 8 ये हो गया 36 का 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया हमारे पास समेशन एफ 96। अब समेशन एफ डी एक्स यहाँ मिलेगा हमेशा, समेशन एफ डी एक्स कितना हो जाएगा, ये माइनस का आइटम है, 8 8 16 4 20 4 5 और 6 माइनस का 60 और यहाँ पे रोल करेंगे, ये हो जाएगा प्लस का 60, प्लस माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा 0। समेशन डी एक्स कितना हो गया, 0। ठीक है, अब आगे आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा एफ डी स्क्वायर, ये हो गया 8 4 12 12 और 20 20 6 26 27 28 असल 2 7 8 9 10 11 12 13 13 और 13 13 और 7 20 20 4 24, ये हो गया समेशन एफ डी स्क्वायर एक्स 248। जो वैल्यू यहाँ है उस वैल्यू को यहाँ रख दो, ये हो जाएगा हमारे पास समेशन एफ डी स्क्वायर कितना हो गया 248 डिवाइडेड बाय 96, यहाँ हो जाएगा माइनस समेशन एफ डी एक्स हो गया 0/96 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या खेल हो गया, ये तो 0 हो गया, 0 की वैल्यू खत्म, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 96 से डिवाइड कर दो 248 को, कितनी बार जाएगा एज्यूम करना पड़ेगा, 9 3 27 ज्यादा हो गया, 2 बार करके देखते हैं, तो ये 6 दूनी 12 9 दूनी 18 और 1 19, ये हो जाएगा 8 में से 2 गया 6, इधर बचेगा तुम्हारे पास कितना 14 में से 9 गया 5, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया। ठीक है, 9 संग 54, तो 5 बार करके सकते हैं, 6 बार 6 9 संग 54 6 बार करके सकते हैं, 6 6 36 बचा 3 6 9 54 57 54 55 56 ज्यादा हो जाता है, तो यहाँ पर 5 बार देते हैं, 5 6 30 5 9 45 45 से 3 48, कितना बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा हमारे पास 0, 16 में से 8 गया 8, पॉइंट लगाया 0, लेकिन 2 डिजिट निकाल चुके हैं, तो 2 डिजिट 2.65 माइनस का कितना आ गया 0, कितना आ गया बेटा 0। ठीक है, जैसे ये क्लियर हो जाता है, अब इसके आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ हो जाएगा 2.65, तो अंडर रूट निकालेंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट 2.65 क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0 है, 2.65 का क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। जैसे इसका स्क्वायर निकालते हैं कितना आएगा बेटा स्क्वायर रूट, देखो यहाँ पर इसको उठा के यहाँ लिखते हैं 2.65, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, पॉइंट के बाद जो है इसका पेयर बन रहा है छोड़ दो, इसके पेयर नहीं बन रहा है ऐसे रहने दो, जिस नंबर से डिवाइड करना है उसी बार करेंगे, 1 से करेंगे, 1 एकम 1 बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1 1 और 1 को जोड़ दो 2, यहाँ आएगा 1 पॉइंट पर यहाँ लगा दिया 65। अब इसके आगे ऐसा डिजिट बढ़ाना है ताकि ये डिवाइड हो जाए, तो 8 दूनी 16 ज्यादा हो जाता है, 7 बार कर सकते हैं, 7 7 7 49 बचेगा 4 7 दूनी 14 14 और 4 18 ज्यादा हो जाता है 6 बार। ठीक है, यहाँ से करते रहना पड़ेगा, ये तुक्का वाला मामला है। ठीक है, 6 चंग 36 का 6 हासिल 3 6 दूनी 12 12 और 3 15, अब यहाँ पर ये बचेगा 9। ठीक है, ना आएगा 9, पॉइंट लगा हुआ, एक बार अगर पॉइंट लगता है तो इजीली आप 2 0 बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर 2 0 हमने बढ़ा दिया। ठीक है, यहाँ पर 6 6 6 और 6 12 3 2 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 3 3 9 2 बार जा सकता है, 2 बार, तो 2 दूनी 4 2 दूनी 4 3 दूनी 6। ठीक है, 2 डिजिट तक आ गया, यही हमारा आंसर हो गया 1.62, ये हो गया हमारा परमाप विचलन। ठीक है, ये होता तरीका कैलकुलेट करने का, सबसे जरूरी चीज है ये, यहाँ तक तो आप खींच खांच के लेके आओगे, बट यहाँ ध्यान में रखना है कि स्क्वायर रूट निकालना आपको आना चाहिए, और वो तरीका भी मैंने बताया, ये इजी तरीका है। अब अपना थोड़ा एफर्ट लगाओ और आराम से ही हो जाएगा, बिना स्क्वायर रूट के आप इसका परफेक्ट आंसर यहाँ तक तो ला सकते हो, लेकिन यहाँ से यहाँ तक लाने के ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, और बच्चे इसी में कंफ्यूजन होते हैं, और इसी कंफ्यूजन को मैंने दूर करने की कोशिश किया है। कहीं पर डाउट लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आने वाले टाइम में एक ऐसा सीरीज शुरू होने वाला है जो आपको स्टैटिस्टिक्स को रियल लाइफ के साथ जोड़ के बताया जाएगा। हमारा इकोनॉमिक्स का मतलब रियल लाइफ होगा, हर एक वो चीज जो हमारे आसपास घूमता है उसी के साथ हम जो इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे ताकि ज्यादा अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़े। उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा और सब्सक्राइब करके रखना होगा। थैंक यू एंड बाय।